हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेयर करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे 18 जून के करंट अफेयर्स कैसे क्या रहेगा सेशन बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। टोटल 22 न्यूज़ को कवर किया है, जिसमें स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड पिछले दिनों में जो न्यूज़ रहती है उनको भी साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये ओवरऑल आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए खास इंपॉर्टेंट बनता है। आने वाले जो आरआरबी एग्जाम्स है उनके लिए तो ये बिल्कुल खास इंपॉर्टेंट बनता ही है। अगर आपको इनकी PDF चाहिए, चाहे डेली हो, चाहे मंथली हो, चाहे वीकली हो, चाहे स्टैटिक पोर्शन की हो, चाहे MCQ फॉर्मेट में हो, किसी प्रकार की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उससे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और यूजर आईडी दी गई है, अन्यथा आप सर्च कीजिए एजुकेयर करंट अफेयर्स, आप वहां जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको 3200 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ, लेकिन न्यूज़ पर बढ़ने से पहले ये है मेरा स्कोर कार्ड जो कि मैंने IBPS 2021 क्लियर किया है। और आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट स्कोर करंट अफेयर्स में 28.25 है और ये मैंने स्कोर किया है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में, और मुझे इंडियन बैंक मिला है। तो जिन सोर्सेज को मैंने फॉलो किया है उन्हीं सोर्सेज का कंपाइलेशन है। आप देखेंगे किसी भी एक सोर्स में कंप्लीट चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर 2 सोर्सेज 3 सोर्सेज फॉलो करके आप अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो दिस इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन क्या होगा अगर मैं सभी को कंपाइलेशन आपके लिए मैं करके आपको दे दूं और सभी का कंपाइलेशन अगर आपको मिल जाए तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैक्सिमम आप गेन कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिए। और आपको PDF तो एटलीस्ट 7 to 8 टाइम रिवाइज तो करना ही एग्जाम से पहले। PDF में से एक भी लाइन, एक भी कंटेंट मिस मत कीजिए, सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। जो डेली की में 20 स्टैटिक बेस्ड जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक होता है उसे तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज़ है इंडियन रेलवे लॉन्चेस फर्स्ट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम। इंडियन रेलवे ने भारत गौरव स्कीम लॉन्च की थी नवंबर 2021 में, पिछले साल इन्होंने लॉन्च की थी। और इसका मकसद है कि भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देना रेलवे के थ्रू, ये इसका मकसद था। और इसी मकसद के लिए भारत गौरव स्कीम लॉन्च की गई थी इंडियन रेलवे के द्वारा। और अब क्या हुआ कि इसके अंतर्गत जो टूरिज्म के लिए जो पहली ट्रेन चली, वह पहली ट्रेन चली कहाँ पर है, वह चली है साउदर्न रेलवे में। साउदर्न रेलवे में पहली ट्रेन चली है। और याद रखिए साउदर्न रेलवे में भारत गौरव स्कीम की पहली ट्रेन चली है। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट बनेगी, ये साउदर्न रेलवे में चली, लेकिन किस रेलवे स्टेशन से किस रेलवे स्टेशन तक चली, तो आंसर बनेगा कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन से साईनगर शिरडी जो कि महाराष्ट्र में है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो इन सिंपल वर्ड्स कि तमिलनाडु से महाराष्ट्र ये ट्रेन चली थी, तमिलनाडु कोयम्बटूर नॉर्थ से और साईनगर शिरडी ये जो कि महाराष्ट्र में है। तो याद रखिए इन दोनों रेलवे स्टेशन का नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी साउदर्न रेलवे में आपको ये याद रखना ही है कि यहाँ पर ये ट्रेन चली है पहली भारत गौरव स्कीम के तहत। रेलवे मिनिस्ट्री की बात करते हुए हेड किया जाता है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओडिशा। अगली न्यूज़ है ऑपरेशन महिला सुरक्षा इनिशिएटिव। ऑपरेशन महिला मीन्स वुमेन सुरक्षा सिक्योरिटी इनिशिएटिव ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो कि रेलवे का ही एक डिपार्टमेंट है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। इसने लॉन्च किया था काफ़ी समय पहले, पुरानी स्कीम है, नया इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन ये भी न्यूज़ में था। न्यूज़ में होने का कारण क्या है, क्योंकि रिसेंटली एक गैंग को पकड़ा गया, यानी एक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, यानी मोर देन 150 वुमेन्स का एक ग्रुप जिन्हें ट्रैफिकिंग के रूप में ले जाया जा रहा था, उनको पकड़ लिया गया है। और जो कि एक विक्टिम्स होने जा रहे थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स के 150, जिसमें गर्ल्स वुमेन सभी इंक्लूड है दोनों। तो इनको अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पकड़ा है। तो बस इसी ऑपरेशन के तहत जो ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन महिला सुरक्षा इनिशिएटिव, इसी इनिशिएटिव के तहत ये सक्सेस मिली है। तो याद रखिए ऑपरेशन महिला से सुरक्षा इंडियन रेलवे का एक इनिशिएटिव है। इंडियन रेलवे का सेम ऐसा एक और इनिशिएटिव जिसका नाम है मेरी सहेली भी एक तरह से प्रोटेक्शन का ही काम करता है, महिलाओं को सेफ्टी और लेडी पैसेंजर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है मेरी सहेली। और ये इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज़ है IIT मद्रास डेवलप्ड होमो ACP रोबोट टू स्टॉप मैनुअल स्विंजिंग इन इंडिया। जो मैनुअल स्विंजिंग होती है उससे काफ़ी नेगेटिव चीज़ें होती है। एक तो देखिए हेल्थ, दूसरी चीज़ इसमें कई बार मृत्यु भी हो जाती है,
जो सफाई करते दौरान जो इसमें जुड़े हुए जो लोग हैं, जो स्क्वेंजिंग करने का काम करते स्क्वेंजिंग करने का काम करते उन लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये एक बहुत इनहाइजीनिक वर्क है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हाई कोर्ट्स ने काफ़ी बार कह चुके हैं कि इसे रोका जाए, दूसरा सॉल्यूशन लाया जाए। बस इसी सॉल्यूशन को देखते हुए IIT मद्रास के एक पर्सन है जिनका नाम है प्रभु राजा गोपाल, और प्रभु राजा गोपाल इन्होंने ये टेक्नोलॉजी यानी एक रोबोट बनाया जिसका नाम है होमो ACP रोबोट, और इन्होंने प्लस इनकी टीम ने मिलकर इसे बनाया, और ये IIT मद्रास से आते हैं। तो सिंपल आप इतना याद रखिए कि IIT मद्रास ने होमो ACP रोबोट लॉन्च किया है, जो कि सेफ्टी टैंक्स में सफाई करने का काम करेगा, एक तरह से स्क्वेंजिंग करने का काम करेगा। अगली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह टू रिलीज सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। क्या चीज़ है नेशनल ई-गवर्नेंस? ई का मतलब हो गया डिजिटल। शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे इसको। ई मतलब डिजिटल हो गया, गवर्नेंस यानी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं, जो भी स्कीम्स लाई जाती है, वो आती है गवर्नेंस के तहत। और सर्विसेज, और उन स्कीम की सर्विसेज डिलीवर हो रही है या नहीं, ये जांचने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी लॉन्च किया गया। यानी एक असेसमेंट रिपोर्ट है, ये असेसमेंट एक इनिशिएटिव है नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। यानी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है उनके अंतर्गत जो स्कीम्स, जो सर्विसेज वो दे रहे हैं, वो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं, इसे चेक करने के लिए ये नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 में लॉन्च किया गया था। ये इसका फर्स्ट एडिशन था, बट लेटेस्ट इट वाज द सेकेंड एडिशन, जिसे रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी के अंतर्गत 7 जो सेक्टर्स है वो इंक्लूड किए गए: फाइनेंस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस, यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म। ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ें आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट रिमेंबर 7 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है इस एडिशन में, इतना आप याद रखिए। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर इन कोलंबो। कोलंबो में एक सेंटर लॉन्च किया जा रहा है, वो लॉन्च किया जा रहा है बिम्स्टेक मेंबर्स के द्वारा। कितनी कंट्रीज इसमें मेंबर है? 7 कंट्रीज इसमें मेंबर है। इनिशियली जब इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, तब इसमें 4 थे इंक्लूडिंग इंडिया। फिर उसके बाद म्यांमार को ही इसी साल इंक्लूड किया गया, फिर नेपाल और भूटान को फिर अगले साल 2008 में फिर से इंक्लूड कर लिया गया। तो टोटल 7 मेंबर हो गए बिम्स्टेक में। तो बिम्स्टेक कंट्रीज आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करें, इस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा? बिम्स्टेक कंट्रीज़ को आपस में जो डेवलपमेंट है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट है, उसमें बूस्ट मिलेगा। ये पर्पज़ है बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर का। और ये सेंटर लॉन्च किया जाएगा कोलंबो में, जो कि श्रीलंका की पुरानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी। अभी वर्तमान में जयवर्धने कोटे ये उसकी श्रीलंका की कैपिटल है। तो बिम्स्टेक याद रखिए, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर कोलंबो में लॉन्च किया गया, और इसका मकसद जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ है उनमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके अच्छा ग्रोथ कर सकें। और इसे लॉन्च किया गया था 5th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट को, जो कि पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था, उस फाइनेंशियल ईयर 2022 था, उसी दौरान इसे लॉन्च किया गया था। जो कि उसकी जो मेंबरशिप थी, वो जो चेयरमैनशिप थी वो श्रीलंका के पास थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो चेयरमैनशिप है बिम्स्टेक की, वो किसके पास है? थाईलैंड के पास है। तो अभी थाईलैंड इसे होस्ट कर रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक ये करेगा थाईलैंड। इतना आप याद रखिए। ये कहाँ पर खोला गया? कोलंबो में खोला गया। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। अगली न्यूज़ है उत्तराखंड गवर्नमेंट टेबल्स 65,57149 करोड़ बजट। रिसेंटली उत्तराखंड ने अपना बजट लॉन्च किया है, और जो इसमें कुछ आपको खास चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कंप्लीट बजट था वो 65,571.49, आप जस्ट इतना नंबर याद रख लीजिए, 0.9 भी आप भूल जाइए। इतने करोड़ का बजट लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बजट एलोकेशन है वो 1500 करोड़ रुपए का है, और इसे किस में किया गया? पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन में किया गया है। ये एलोकेशन बजट का 1500 करोड़ का, जो कि सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है सारे जितने भी सेक्टर्स में बजट अनाउंस किए गए उसमें। तो इसमें क्या होगा कि जो ओल्ड लोग हैं, जो विडोज़ है, जो अबेंडेंड वुमेंस है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, इकोनॉमिकली वीक फार्मर्स है, उन लोगों के लिए, उन लोगों को पेंशन
दी जाएगी और उसी के लिए 1500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, ये आप याद रखिए। दूसरी चीज़ याद रखिए कि उत्तराखंड की एक योजना है नंदा गौरा योजना, जिसका मकसद है जो सेक्स रेशियो है उसको बढ़ावा देना। तो इसी रेशियो को बढ़ावा देने के लिए इसमें एलोकेशन किया गया 500 करोड़ रुपए का। तो एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंदा गौरा योजना किस राज्य की इनिशिएटिव, किस राज्य की स्कीम है, किस राज्य का योजना है, तो याद रखिए उत्तराखंड हमारा आंसर बनेगा। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ रिलीज द फ्रूट सॉफ्टवेयर। हालांकि फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, फ्रूट स्कीम तो पहले लॉन्च की जा चुकी है, फ्रूट पोर्टल पहले लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन इसका एक सॉफ्टवेयर रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, किसके द्वारा, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्या चीज़ है, फ्रूट्स सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा फार्मर्स को, यानी फार्मर्स को तो क्या हेल्प करेगा, अल्टीमेटली फार्मर्स को भी हेल्प करेगा और गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्लीट लैंड रिकॉर्ड होगा, कंप्लीट जो फार्मर्स का जो पिछला लोन हिस्ट्री है, काफ़ी कुछ मतलब ओवरऑल फार्मर्स का डेटा रहेगा फ्रूट्स पोर्टल पे, उनके लैंड्स का और सभी प्रकार का। तो इस फ्रूट पोर्टल से क्या होगा, इस फ्रूट सॉफ्टवेयर से क्या होगा, जैसे किसी बैंक को लोन देना है फार्मर्स को, फार्मर से पूछा जाएगा कि तुम्हारी फ्रूट आईडी क्या है, फ्रूट आईडी जैसे बताएगा उसको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, फिर बैंक अपने हिसाब से देख लेगा कि इसे लोन देना है या नहीं। तो ये है फ्रूट पोर्टल जिसे लॉन्च किया गया था कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा, कर्नाटका ग्रामीण बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और एक फ्रूट आईडी दी जाती है फार्मर को ताकि वह उसे आसानी हो अपनी डिटेल्स देने में, इतना भी याद रखिए। और फ्रूट्स आईडी में, इस फ्रूट्स आईडी बनाने के लिए कर्नाटका की एक पुरानी स्कीम है जिसका नाम है भूमि डिजिटलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। इस रिकॉर्ड सिस्टम से ही ये डेटा फ्रूट सॉफ्टवेयर फ्रूट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके लिए फार्मर की आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड और भूमि डिजिटलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम दोनों को मिलाकर बनाया गया है फ्रूट पोर्टल, याद रखिए। और इससे क्या होगा कि फार्मर्स को जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, लोन्स वगैरह है, काफ़ी कुछ गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, इससे फार्मर को भी फ़ायदा होगा। अगली न्यूज़ है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन ढोलेरा गुजरात। ढोलेरा कहाँ पर है, ढोलेरा गुजरात में है, ठीक है। और क्या होने जा रहा है यहाँ पर, रिसेंटली एक न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एक तो होता है ग्रीनफील्ड और एक होता है ब्राउनफील्ड। देखिए ग्रीनफील्ड जी उन्हें बोला जाता है जहाँ पर बिल्कुल कुछ भी पहले नहीं था लेकिन डायरेक्ट एक एयरपोर्ट बना, वो हो गया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में पहले से कहीं ना कुछ बना हुआ होता है, जैसे एक तरह से हेलीपैड बना हुआ हो गया, जैसे आर्मी का कोई बेस बना हुआ हो गया, तो फिर उसका डेवलप करके उसको हटाकर उसकी जगह नया एयरपोर्ट एस्टेब्लिश कर देना, वो होता है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। बस इतना बेसिक समझ लीजिए, इन डिटेल में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रिसेंटली क्या हुआ, न्यू जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये बनने जा रहा है, और वो कहाँ पर बनने जा रहा है, ढोलेरा गुजरात में बनने जा रहा है। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिसेंटली अनाउंस किया गया यूनियन बजट में इन द जून 2022, तो आपको बताना है कि इसे कहाँ एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसका एक इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी बनता है, मतलब ये एयरपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये एयरपोर्ट एक तो पैसेंजर और कार्गो दोनों को हैंडल करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में 2025-26 तक ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। तब तक के लिए सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कार्गो ट्रैफिक हो जाएगा, मतलब कार्गो का जो मैक्सिमम कार्गो होगा उनमें ये एयरपोर्ट भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा इसमें। मेनली आप ये समझ लीजिए, इसी का पर्पज़ है इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। और बस इतना आप याद रख लीजिए, गुजरात गवर्नमेंट और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दोनों का मिलकर एक वेंचर है दोनों का, ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड, इसी के द्वारा इसे मैनेज किया जाएगा। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु साइंस MOU विद टाटा टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसफॉर्म 71 ITIs इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ये क्या होते हैं, देखिए आप तो ITIs के बारे में तो आप तो जानते ही हैं, लेकिन इनको न्यू जनरेशन के हिसाब से इन्हें बढ़ाना, न्यू जनरेशन के हिसाब से, इन्हें टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से इन्हें बढ़ावा देना, इन्हें मॉडर्नाइज करना इन ITIs को, यही मकसद है इस MOU का। और इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ MOU साइन किया गया है। किस राज्य के द्वारा, तो तमिलनाडु आंसर बनेगा। इतना सिंपल आप याद रख लीजिए कि तमिलनाडु ने रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ MOU साइन किया है ताकि 71 गवर्नमेंट ऑन जो ITIs है उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू जनरेशन की ओर उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाए। अगली न्यूज़ है आसाम सेलिब्रेट्स बाइकहो फेस्टिवल। बाइकहो फेस्टिवल ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इससे ये उम्मीद की जाती है आसाम के लोगों के द्वारा कि अगर हम इस फेस्टिवल को मनाएंगे तो बारिश अच्छी होगी, हार्वेस्टिंग अच्छी होगी। बस ये मकसद है बाइकहो फेस्टिवल का। और बाइकहो फेस्टिवल रिसेंटली आसाम में सेलिब्रेट किया गया। ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जून। और ये स्प्रिंग यानी बारिश के मौसम का एक फेस्टिवल है।
याद रखिए आसाम का है बाइको फेस्टिवल। एक नंबर का डायरेक्ट पर्सन यही पूछा जाएगा कि बाइको फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है, तो आंसर होगा आसाम का फेस्टिवल है। और इसे मेनली जो राभा ट्राइब से इसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगली न्यूज है, हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव ड्रोन पॉलिसी एंड पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स। देखिए सेंटर का तो पहले से सेंटर ने अपनी पॉलिसी बना रखी है कि किस एरिया में जो सेंसिटिव एरियाज है उसमें कितने फीट कितने मीटर की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ा सकते हैं। ये तो सेंटर का खुद का अपना रूल्स हो गए, लेकिन सेंटर के अलावा स्टेट्स भी अपने अपने पॉलिसी रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसमें से पहला जो राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हालांकि और किसी राज्य ने रिलीज़ नहीं की है अपनी खुद की ड्रोन पॉलिसी, लेकिन स्टेट लेवल की अपनी ही पॉलिसी रिलीज़ करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। पहली चीज़ तो ये याद रख लीजिए। अब ड्रोन पॉलिसीज़ में क्या होगा, ऑब्वियसली ड्रोन पॉलिसीज़ में बताया जाएगा कि किस सेक्टर को कितने फ्लाई करनी है, कितना वेट, कितनी साइज, ये सारी चीज़ें होगी इस ड्रोन पॉलिसीज़ में। याद रखिए जैसे कि हेल्थ केयर में कितना, एग्रीकल्चर में किस सेक्टर में कितना ऊंचाई पर उड़ा सकते हैं, कितना वेट उठा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में, डिफेंस में, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये स्टेट लेवल का एक ड्रोन पॉलिसी याद रखिए हिमाचल प्रदेश ने इसे लॉन्च किया और इस पॉलिसी का नाम है हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022। अगली न्यूज़ है, इडेलवाइज जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस कैश एडवांस। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस कैश एडवांस का क्या मतलब होता है। इंश्योरेंस आपने करवाया है, इंश्योरेंस का हो सकता है आपने क्लेम भी लिया होगा, लेकिन वो क्लेम मिलता है आपके एक्सपेंसेस होने के बाद। आपने फिर बिल दे जाके देंगे कि ये है मेरा बिल जो मेरे से एक्सपेंसेस हुए, आप इसका इंश्योरेंस दे दीजिए। लेकिन इस स्कीम में क्या होगा, आपको एडवांस में ही, जैसे आपको आवश्यकता है ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए एडवांस में आपको मोर देन मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का आपको छोटे मोटे खर्चों के लिए पेमेंट दे दी जाएगा। ये है हेल्थ इंश्योरेंस कैश एडवांस। यानी जिसका नेटवर्क था पहले क्या नेटवर्क था कि पहले खर्चे होंगे फिर उसके बाद आपको क्लेम मिलेगा, लेकिन ये आउट ऑफ नेटवर्क है, यानी क्लेम से पहले यानी खर्चों से पहले आप ले सकते हैं 10,000 रुपये तक का खर्चा। और इसके लिए इडेलवाइज जो जनरल इंश्योरेंस है वो हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट करेगी, आपकी डिटेल्स लेके उसके बाद ये आपको एडवांस दे देगी। तो याद रखिए ये इस प्रकार का पहला इनिशिएटिव है और इसे लॉन्च किसने किया है, इडेलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है, याद रखिए। अब अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, HDFC बैंक साइंस एन MOU विथ 100x VC टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। VC का मतलब होता है वेंचर कैपिटल, ठीक है। वेंचर कैपिटल इसमें क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि 100x VC क्या है। इसमें क्या है कि इन्वेस्टर्स होते हैं, और इन्वेस्टर्स किस प्रकार के इन्वेस्टर्स है इस 100x में। 100x में इन्वेस्टर्स है जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए जो इन्वेस्टर होते हैं वो 100x वेंचर कैपिटल में है। अब इनको नहीं पता कि किस जगह इन्वेस्ट करना है, किस जगह नहीं इन्वेस्ट करना। तो ये जो इन्वेस्टर्स है ये 100x से संपर्क करते हैं। अब 100x ने किसके साथ संपर्क किया है, इसने किया है HDFC के साथ। अब HDFC के पास क्या है कि लोग लोन लेने आते हैं, जैसे किसी ने स्टार्टअप स्टार्ट किया, अब स्टार्टअप के लिए लोन की आवश्यकता, ये बैंक के पास आया। अब लेकिन बैंक के पास आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तब क्या हो जब आपके पास एक इन्वेस्टर मिल जाए, आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, बस आपको थोड़ी सी हिस्सेदारी देनी होगी और आपका जो स्टार्टअप है उसको बूस्ट मिल जाएगा। तो फिर HDFC ने संपर्क किया 100 और 100x ने संपर्क किया HDFC से, और दोनों मिलकर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर इसके पास है, स्टार्टअप्स इसके पास है, और इन्वेस्टर्स इनके स्टार्टअप्स में पैसा लगाएंगे और ओवरऑल बेनिफिट सबको होगा। तो याद रखिए 100x वेंचर कैपिटल ने MOU साइन किया है HDFC बैंक के साथ। और HDFC बैंक इसी चीज़ के लिए एक इनिशिएटिव चलाता है जिसका नाम है स्मार्टअप इनिशिएटिव। याद रखिए स्मार्टअप इनिशिएटिव किसका है, तो HDFC बैंक का ये इनिशिएटिव है, और जो नए स्टार्टअप्स है उनको प्रमोट करना, उन्हें इन्वेस्ट करके उन्हें आगे बढ़ाना है, इनका मकसद है। याद रखिए अब HDFC के लिए ये रिकमेंड करेगा 100x जो इन्वेस्टर्स है उनको कि HDFC की जो स्टार्टअप्स है उनमें इन्वेस्ट कीजिए। और ये मकसद है 100x का वेंचर कैपिटल का मकसद ये है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली इन द अप्रैल 2022 में ये अनाउंस किया था कि हम आने वाले एक साल में 100 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, यानी 100 अर्ली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे मोर देन 125 करोड़। ये टारगेट रखा है और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए ये MOU साइन किया गया है, याद रखिए। अगली न्यूज़ है, गवर्नमेंट अपॉइंट्स फॉर पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। देखिए RBI में, यानी RBI सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। RBI में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 डायरेक्टर्स होते हैं। मेंबर्स क्या, 15 डायरेक्टर्स में होते हैं 5 तो होते हैं ऑफिशियल और 10 होते हैं नॉन ऑफिशियल। 5 में एक तो हो गया RBI गवर्नर, ठीक है, 4 हो गए डिप्टी गवर्नर्स, और फिर 10 हो गए नॉन ऑफिशियल, और ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब रिसेंटली 4 अपॉइंट किए गए इन 10 में से नए 4 अपॉइंट किए गए, और उनका क्या नाम है,
आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज रामाभाई पटेल और डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया, इन चारों को अपॉइंट किए गए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो याद रखिए चारों का नाम। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से 5 में से कौन सा वह नाम है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज ए पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं किया गया। तो आपको इन चारों में से जो 5 ऑप्शन मिलेगा उससे आंसर करना है। और आनंद महिंद्रा के बारे में आप तो जानते हैं, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन है। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है वेणु श्रीनिवासन, और ये रहे हुए हैं टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पंकज रामाभाई पटेल जो कि चेयरमैन है जायडूस लाइफ साइंस लिमिटेड, नाम तो आपने सुना ही होगा जायडूस। और रविंद्र एच ढोलकिया ये रिटायर्ड प्रोफेसर है IIM अहमदाबाद से, ये रिटायर्ड प्रोफेसर है, याद रखिए। और RBI की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1935। इसका जो एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये 1934 में बना था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, याद रखिए। और डिप्टी गवर्नर्स TB रविशंकर, M राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्रा और MK जैन, ये 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। चारों का नाम याद रखिए। अगली न्यूज़ है इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI बेस्ड इन्फ्लेशन रेट शॉट अप to a record high of 15.88% in May 2022। हर महीने की क्या हमें इन्फ्लेशन रेट याद रखना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन फिर मैं ये न्यूज़ क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि ये रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन रेट है, यानी महंगाई दर है। पहले 1991 में रही थी, इससे हाईएस्ट 16.31%। उसके बाद अगर कोई हाईएस्ट रही है तो वह मई 2022 में रही है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो परसेंटेज याद रखिए और मंथ याद रखिए। इन द मई 2022 में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट रही है लास्ट 30 ईयर्स में। अगली न्यूज़ है ड्रोन्स मेकिंग IO Tech World हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द टाइप सर्टिफिकेट सिविल एविएशन, जो एविएशन मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, इसके द्वारा अवॉर्डेड दिया जाता है, उनके द्वारा सम्मानित किया जाता है टाइप सर्टिफिकेट के द्वारा। अच्छा, इन्हें किन कंपनीज़ को दिया जाता है? पहली बात तो जो ड्रोन मेकिंग कंपनीज़ है उनको दिया जाता है टाइप सर्टिफिकेट। और उन कंपनीज़ को क्यों दिया जाता है? जो एक जैसे समझ लीजिए कि कोई ड्रोन बना है और उसका एक यूनिक काम है तो उसे दिया जाता है टाइप सर्टिफिकेट। एक नया काम है, पहली बार हुआ यूज़ और नई टेक्नोलॉजी है ड्रोन सेक्टर में, तो उन्हें दिया जाता है टाइप सर्टिफिकेट। अगर आपने नई टेक्नोलॉजी बनाई है ड्रोन्स का, नया यूज़ बनाया आपने ड्रोन का, तो आप इस टाइप सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली IO Tech World ने अप्लाई किया तो उसे 34 डेज़ के अंदर ये टाइप सर्टिफिकेट मिल गया। अब टाइप सर्टिफिकेट अगर कोई मिनिस्ट्री ने अवार्ड करती है तो अब देखिए उसका कितनी वैल्यू बन जाती है। तो बस इस वैल्यू को पाने के लिए हर ड्रोन मेकिंग कंपनी चाहेगी कि हमें भी टाइप सर्टिफिकेट मिले ताकि हमें भी प्रमोशन मिल सके। तो बस इसी के लिए टाइप सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स इंडस्ट्री को बनाया जा सके इंडिया में। इसलिए टाइप सर्टिफिकेट दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, जिसे हेड किया जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश। और दूसरी चीज़ याद रखिए, इंडिया का टारगेट है वर्ल्ड क्लास ड्रोन इंडस्ट्री को क्रिएट करना बाय 2030, ये आप याद रखिए। और IO Tech World का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में है। और ये किसान ड्रोन्स बनाती है। किसान ड्रोन्स यानी खेती में जो ड्रोन्स यूज़ होते हैं ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो याद रखिए IO Tech World जो कि गुरुग्राम है, उसे रिसेंटली टाइप सर्टिफिकेट अवार्ड दिया गया। क्या ये पहली बनी है? बिल्कुल पहली तो नहीं बनी है, इसे और भी कंपनीज को दिया जा चुका है, और भी इन द पाइपलाइन है, और की भी दिया जाना है। लेकिन याद रखिए रिसेंटली इन जून मंथ में अभी रिसेंटली IO Tech World को दिया गया है टाइप सर्टिफिकेट। अगली न्यूज़ है रिसेंटली लिंक्डइन कॉरपोरेशन एंड UN Women लॉन्च्ड लिंक वुमेन प्रोजेक्ट्स। आप नेम में गेस कर सकते हैं, वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है। दैट्स इट। पहली चीज़ कंफर्म हुई, पहली चीज़ याद हुई। दूसरी चीज़ है लिंक्डइन कॉर्पोरेशन का आपने नाम सुना होगा कि जो एक प्रोफेशनल लोगों का नेटवर्क है लिंक्डइन कॉर्पोरेशन। और UN काम करता है वुमेन्स के लिए, UN वुमेन्स काम करता है वुमेन्स के एम्पावर करने के लिए। अब जो नए जो जॉब्स हैं, उन जॉब्स में महिलाओं की भी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, उन्हें भी अच्छी से अच्छी स्किल्स मिल सके, वो भी एक प्रोफेशनल जॉब कर सके। इसके लिए UN वुमेन ने लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के साथ MOU साइन किया, क्योंकि ये लिंक्डइन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क्स का है। तो इसी के साथ इन्होंने MOU साइन किया ताकि वुमेन्स को न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि उन्हें बेटर जॉब मिल सके। ये MOU का मकसद है। और इसे एज ए पायलट प्रोजेक्ट इसे लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। तो ये जगह भी याद रखिए, महाराष्ट्र में एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है UN वुमेन के द्वारा विद लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। और ये 15 मंथ का पायलट प्रोजेक्ट है। अच्छी सक्सेस मिलती है, 2000 वुमेन्स को ट्रेन किया जाता है, तो उसके बाद आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा।
और इसके लिए इन्वेस्टमेंट रखा गया है, यानी $500,000 इन शॉर्ट $5 लाख का इन्वेस्टमेंट रखा गया है इसके लिए। UN वुमेन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इवन UN का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। और लिंक्डइन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 2003 में और कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज़ है द CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ द एंटायर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बाय एयर इंडिया। देखिए एयर इंडिया रिसेंटली टाटा सन्स के द्वारा एक्वायर कर ली गई। अब इस एयर इंडिया ने किसको एक्वायर कर लिया है? एयर एशिया इंडिया को एक्वायर कर लिया है। एयर एशिया जो कि एक मलेशिया की कंपनी है, मलेशिया की एक लो कॉस्ट सिविल एविएशन कंपनी है और इसी की जो इंडियन सब्सिडरी है इसको एक्वायर किसने कर लिया है? एयर इंडिया ने एक्वायर कर लिया है, कंप्लीटली एक्वायर कर लिया है, इतना आप याद रखिए। और इसे अप्रूव कर दिया गया रिसेंटली CCI के द्वारा, जिसे हेड किया जाता है अशोक कुमार गुप्ता के द्वारा। CCI के चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता और ये मलेशिया की कंपनी है एयर एशिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलालमपुर में इसका हेडक्वार्टर है। अगली न्यूज़ है नीरज चोपड़ा वॉन मेंस जेवलिन थ्रो सिल्वर मेडल एट द पाओ नुर्मी गेम्स 2022 हेल्ड इन तुर्को फिनलैंड। तुर्को फिनलैंड में रिसेंटली एक गेम्स हुआ और एक गेम्स हुए, उस गेम्स का नाम है पाओ नुर्मी गेम्स 2022 और इसी के दौरान नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पुराना इनका रिकॉर्ड था जो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, 87.58 मीटर का इनका रिकॉर्ड था। अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने नया रिकॉर्ड बना लिया है 89.30, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.7 मीटर इन्होंने एक्स्ट्रा जो टारगेट है वो अचीव किया है 89.30 मीटर। तो याद रखिए नया रिकॉर्ड बन गया इनका 89.3 मीटर। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है और यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। अगली न्यूज़ है UN अपॉइंट्स बांग्लादेश राबता फातिमा एज हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर LDS लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए गए यूनाइटेड नेशन के द्वारा वह कौन बन गए हैं? तो आंसर बनेगा राबता फातिमा। और राबता फातिमा को रिसेंटली UN में जनरल असिस्टेंट के रूप में भी अपॉइंट किया गया था और अब इन्हें है हाई रिप्रेजेंटेटिव टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का हाई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया गया है। तो याद रखिए राबता फातिमा जो कि UN में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द बांग्लादेश के एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN में और इन्हीं को रिसेंटली जनरल असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट किया गया और इन्हें हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम बनता है। अगली न्यूज़ है बाइडेन नॉमिनेट्स इंडियन अमेरिकन राधा आयनगर प्लम्ब टू द टॉप पेंटागन पोजीशन। पेंटागन क्या है? पेंटागन अमेरिका का जो डिफेंस बिल्डिंग है उसे बोला जाता है पेंटागन, जिसकी 5 दीवारें हैं इसकी, इसे बोला जाता है पेंटागन। और रिसेंटली पेंटागन की जो मैन हेड है उसे वो कौन बन गई है? राधा आयनगर प्लम बन गई है और राधा आयनगर इंडो अमेरिकन है, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम बनता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, राधा आयनगर है कौन? ये एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, लेकिन प्रेजेंट में इनकी क्या पोजीशन है? ये चीफ ऑफ स्टाफ है टू द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस ऑफ USA। USA के डिफेंस में जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनके चीफ ऑफ स्टाफ का रोल था राधा आयनगर प्लम का और रिसेंटली इन्हें पेंटागन की टॉप पोजीशन पर अपॉइंट कर दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए राधा आयनगर प्लम। अगली और लास्ट न्यूज़ है ग्लोबल विंड डे इज़ एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 15 जून। 15 जून को हर साल हम बनाते हैं ग्लोबल विंड डे। ग्लोबल विंड डे का उद्देश्य आपको पता है कि विंड एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, यही वो ग्लोबल विंड डे का टारगेट है। याद रखिए इस साल की थीम जो बनती है वो थीम तो है नहीं इस बार की, मुझे तो मिली नहीं, और अगर आगे मिलती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। वर्ल्ड विंड डे की जो थीम होगी तो मैं आगे बिल्कुल आपको अपडेट कर दूंगा। याद रखिए इसे जिसके द्वारा मनाया जाता है हर साल उसका नाम है विंड यूरोप प्लस ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इन दोनों के द्वारा मनाया जाता है, विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। और ग्लोबल विंड एनर्जी का काउंसिल का हेडक्वार्टर है ब्रसेल बेल्जियम में। याद रखिए ब्रसेल बेल्जियम में, और ब्रसेल बेल्जियम में यूरोपियन पार्लियामेंट का भी हेडक्वार्टर है। तो ये थी आज की 18 जून की करंट अफेयर्स क्लास। कैसी लगी क्लास बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में 19 जून की में, तब तक के लिए गुड बाय।